नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे साथ 2 विंडोज़ और हैं और जिसमें एक हमारे लल्लन टॉक के साथी हैं आयुष और दूसरी हमारी मेहमान है। मेहमान का नाम हेमलता है। मगर इन्हें इंट्रोड्यूस करने के पहले मैं आपको उन्हें 2 मिनट बाद इंट्रोड्यूस करूँगी। उसके पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि हम यहाँ पे आज क्यों हैं, ये वीडियो इंटरव्यू, स्काइप इंटरव्यू हम क्यों कर रहे हैं। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला बॉयज़ लॉकर रूम। बॉयज़ की स्पेलिंग इसमें BOIS है। ये थोड़ा मिलेनियल तरीका है बॉयज़ लिखने का। इसमें कुछ यंग स्कूली लड़कों के बीच हुई चैट के स्क्रीनशॉट सामने आए और ये स्क्रीनशॉट्स बेहद डराने वाले थे। क्यों? क्योंकि इनमें चर्चा हो रही थी रेप की, यौन शोषण की और किसी ये कल्पना में भी नहीं था। असल में ये वही लड़कियां थी जो उनकी क्लास में थी, जो उनके फ्रेंड सर्कल में थी, वो लड़के जिन्हें जानते थे। अब जो और ज्यादा डराने वाली बात है वो ये है कि ये लड़कियां भी माइनर थी और इस ग्रुप में जो लड़के थे, लगभग 20 लड़कों का ग्रुप था, उसमें अधिकतर लड़के भी माइनर थे, यानी कि 18 की उम्र से कम थे। ये रेप करने की और उसके बाद उससे मजे लेने की बात कर रहे थे और लड़कियों के शरीर पर भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे, उनके आकार पर या उनके ब्रेस्ट पर। फिलहाल अपडेट ये है कि उस ग्रुप के एडमिन को अरेस्ट कर लिया गया है। मसले की जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है और इस बीच हमने इनवाइट किया है हेमलता जी को इस मुद्दे पर बात करने के लिए। अब मैं आपको हेमलता से इंट्रोड्यूस करूंगी। ये एक स्कॉलर हैं और स्कॉलर अपने जीवन में हैं और काम के लिहाज से ये ICRW, अगर मैं सही बोल रही हूँ, यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन के लिए काम कर रही हैं और जिस मसले पर काम कर रही हैं वो बॉयज लॉकर रूम एपिसोड के बेहद करीब है, क्योंकि ये अडोलेसेंट बच्चों में जेंडर और सेक्स सेंसिटिविटी और ट्रेनिंग पर काम कर रही हैं, जो कि अडोलेसेंट बच्चे यानी कि 11 से लेकर 17-18 की उम्र तक, जब वो ग्रोइंग एज में होते हैं, जब वो अपनी सेक्सुअलिटी या अपने शरीर में आए बदलावों को डिस्कवर कर रहे होते हैं। और आयुष हमारे साथ हैं। आयुष के भी अपने कुछ सवाल होंगे, कुछ उनके डाउट्स हैं, जो कि शायद बहुत सारे आम लड़कों के डाउट्स हैं। तो हम शुरू करते हैं। हेमलता जी, मतलब ये जाहिर है कि ये मसला डराने वाला है, ऐसे में जो कि हमें सामने दिख भी रहा है, मगर बहुत कुछ है जो बिटवीन द लाइंस है, जो कि हम इस मसले के अंदर रीड कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू से समथिंग उस बारे में? थैंक यू प्रतीक्षा और आयुष, आप दोनों के साथ आज हमें बात करने का जो मौका मिल रहा है। आई थिंक ऐसे मौके हमारे सोसाइटी के अंदर, घरों के अंदर, फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर, कॉलीग्स ग्रुप के अंदर और अडोलेसेंट्स और यंगस्टर्स के ग्रुप्स के अंदर भी बनाने की ज़रूरत है। इसी तरह का एक सेफ स्पेस जहाँ पे आज हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम तीनों मिलके, तो कितना अच्छा हो कि ऐसे ही स्पेसेस और भी बने, ऐसे ही ऑनलाइन सेफ स्पेसेस बने। तो इसके मद्देनज़र मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मामला तो आपने जैसे बताया शुरू में बहुत क्लियर है कि क्या इसके अंदर गतिविधियां क्या कर रहे थे ये किशोर लड़के। और लेकिन मामला यहाँ पर ये आता है कि रिएक्शन क्या होते हैं एज अ सोसाइटी हम लोगों के, कि किसी ने कुछ किया और एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ है जिन्होंने ये किया। उसके बाद सर्टेनली लॉ एक अपना कोर्स लेता है कि जो भी जहाँ पर भी ये क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर आएगा वो ज़रूर एक अपना कोर्स लेगा। उसके लिए लॉज हैं फॉर रिस्पॉन्स अगेंस्ट वायलेंस, जो लॉज अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं और होने चाहिए किसी भी सोसाइटी में। हाउएवर हम लॉज को कभी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट के बाहर अगर देखेंगे तो वी विल नेवर डू जस्टिस टू द पीपल जो कन्फ्लिक्ट इन लॉ वाली सिचुएशन में आते हैं, उनके साथ कभी भी हम न्याय नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर स्थिति है हमारे सोसाइटी के यंग लड़कों की, जिनके बारे में अगर हम देखें तो आप भी अगर अपनी ज़िंदगी से जोड़ें तो क्या हम सच में घर में लड़कों के साथ में ऐसा स्पेस बनाते हैं कि हम उनसे कभी बात करते हैं कि अच्छा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे तुम्हें किसी चीज़ में मदद चाहिए
ये मान लिया जाता है कि लड़के हैं, अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझा लेंगे और कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेंगे, खासकर जब वो अडोलेसेंस की तरफ आते हैं। और अगर तरीका निकाल रहे हैं और ये भी मैसेजेस जाते हैं कि तुम पिट के कैसे आ गए, पीटा क्यों नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो घरों में आम तौर पे बोल दी जाती हैं या जोक्स के फॉर्म में सर्कुलेट की जाती हैं फैमिली ग्रुप्स पे या फ्रेंड्स ग्रुप पे, तो हम ये सोचें अगर इसको, इसकी गहराई में क्या है? इसकी गहराई में है जो मर्दानगी के बारे में हमारे समाज में एक परसेप्शन, यानी कि क्या रुझान है लोगों का, मर्दानगी का कॉन्सेप्ट क्या है, मर्द हो तो कैसे हो। और अडोलेसेंस से वो प्रक्रिया, यानी किशोर अवस्था से वो शुरू हो जाती है। लड़कियों के सोशलाइजेशन में रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगने लगती हैं, जैसे जैसे वो मेंस्ट्रुएशन मतलब माहवारी आएगी, उनके ब्रेस्ट डेवलप होंगे, तो उनके पहनने का तरीका, इन सब चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस लगने लगती हैं। दूसरी तरफ अगर हम लड़कों के बड़े होने की प्रक्रिया देखें, तो किशोर अवस्था में वो भी अपने बॉडी में फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और उस समय समाज क्या मैसेज दे रहा है उनको, फैमिली, स्कूल और घर क्या मैसेज दे रहे हैं, वो ये है कि जब बड़े होगे तो सीख जाओगे, अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। या इन जितने भी यौन आपकी बॉडी में बदलाव हो रहे हैं या प्रजनन अंगों में बदलाव हो रहे हैं, उनके ऊपर पूरी चुप्पी बनाई है। यानी कि अब आँख ये क्या है, आईज, नोज, माउथ, लेकिन अगर हम कहेंगे जेनाइटल्स की तरफ, तो वो क्या है, वो है शेम शेम, राइट। तो हम बच्चों को अपने शारीरिक अंगों के नाम लेना भी नहीं सिखाते हैं। तो उसके बाद, लेकिन ऐसी स्थिति में जब वो आ गए एडोलेसेंस में, वो तो अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास ऐसे बच्चों के पास, एडोलेसेंट बॉयज़ के पास ये सोर्सेज हैं जहाँ से उन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले? नंबर वन, इन्फॉर्मेशन। दूसरा है कि उनका पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप हो कि जो चीज़ वो कर रहे हैं वो कैसे मर्दानगी के जो नेगेटिव नॉर्म्स है सोसाइटी के अंदर, कि मर्द स्ट्रांग होना चाहिए, मर्दों को रोना नहीं चाहिए, मर्द को अग्रेसिव होना चाहिए। और तो क्या हुआ अगर दो चार थप्पड़ भी लग गए तो तुम भी मार दो। सो जिसको कहते हैं लड़कों के साथ उधर ठोक बजा के जो है ना मर्द बनाने वाली प्रक्रिया बचपन से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। और ताकि उसमें क्या होता है, उनका सवाल पूछने के लिए उनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ते। सवाल तो है तो कहाँ से पूछेंगे? तो जब इंटरनेट नहीं था, तो आई थिंक आयुष, हम दोनों साथ में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि इंटरनेट नहीं था तो एज अ गर्ल मैं कहाँ से पूछती थी। मैं अपनी क्लासेस, स्कूल की सीनियर लड़कियों से, या फिर परिवार में बड़ी भाभी हैं या कोई जो ज़्यादा ओपन है उनसे पूछ लेंगे कि ऐसा हो रहा है, मुझे किसी के प्रति अट्रैक्शन है, तो अब मैं क्या करूं, ये प्यार है या अट्रैक्शन है। अब बॉयज़ कहाँ से पूछते थे? आप बताइए कहाँ से पूछते होंगे? मैं तो मतलब जैसे पूछता तो नहीं था, क्योंकि इस सब चीज़ों को लेकर घर में इतना माहौल ठीक नहीं होता है कि आप बात कर पाएँ जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से। लेकिन मेरी दीदी लोग मतलब क्योंकि दीदी लोगों का ऐसा नेचर होता है, तो मेरी जो कज़िन्स थी वो मुझे सबको लेके टीज़ करती थी कि अच्छा ये बताओ क्लास, बहुत बचपन से ही मुझे याद है कि अच्छा तुम्हें क्लास में कौन सी लड़की पसंद है या क्या। पर मतलब उस तरीके की बातें नहीं जाती थी, बस वो प्यार मोहब्बत तक ही सीमित रहती थी। बिल्कुल। तो उसके अंदर भी आप जैसे बता रहे हैं कि मजाक का एलिमेंट ज्यादा होता था। क्यों हाँ। मजाक? क्योंकि कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इस उम्र में आपके अंदर ये फीलिंग्स आ रही होंगी और उसे मजाक की तरह लेते हैं, हम्म। लेकिन सीरियसली एड्रेस नहीं किया जाता है। तो कोई ऐसे स्पेसेस नहीं है जो करेक्ट नॉलेज दें और हमें गाइड करें कि हाँ, ये नॉलेज होने के बावजूद इसे हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। और जब अप्लाई कर रहे हो, ना ही हम खुद को हार्म करें बाय फॉलोइंग, जिसको कहते हैं ना कि इनएक्विटेबल जेंडर नॉर्म्स, जो गैर बराबरी को बढ़ावा देते हैं। ऐसे जेंडर संबंधों को हम बढ़ावा ना देते हुए भी उन नॉलेज को गेन करके अपनी लाइफ में अप्लाई करें। जैसे कि कुछ लड़कों के ये सवाल होते हैं इस उम्र में कि हम लोग जब जैसे प्रतीक्षा ने बताया कि हम लोग स्कूलों में बॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं, तो क्लास 12, सॉरी क्लास 7 8 के बच्चे, लड़के जब उनसे बात करते हैं, उनका हमसे ये सवाल होता है कि ठीक है आप कह रहे हैं कि खुल के बात कीजिए,
हाँ, आपने नॉलेज दिया हमें कि ये बात सही है कि यौन अवस्था में आपका बॉडी जब डेवलप होता है तो आपको एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। तो लड़के कहते हैं कि अच्छा, मुझे वो लड़की पसंद है। आपने तो कहा कि लड़की को अगर मैं एक्सप्रेस करूँगा, कुछ कहूँगा कि मुझे तुमसे प्यार है, वो सोचेगी कि ये लड़का मुझे स्टॉक कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, या फिर ये लड़का मुझे ये हिंसा है, ये यौनिक हिंसा है। तो फिर वो कहते हैं तो कैसे एक्सप्रेस करें? तो इस तरह के जो सवाल है ये बॉयज से बात करने का स्पेस है। जैसे कि हम हमेशा जैसे उनको कहते हैं कि बात करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको लगता है आपको कोई पसंद है तो ज़रूर जाइए उससे बात करिए, लेकिन बात करने का तरीका एक रिस्पेक्टफुल तरीका होना चाहिए। और उसको भी अगर हम डीकंस्ट्रक्ट करें, क्या रिस्पेक्टफुल तरीका है वो, पहली चीज़ तो है कि आप दोनों जब भी बात करें एक दूसरे को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। कि अगर एक जो है कि लड़की की ना में भी हाँ है, अगर उस पर्सपेक्टिव के साथ जाएंगे तो आप बात करने नहीं जा रहे हैं, फिर आप फिर से वो छेड़ने वाले रूप से जा रहे हैं। तो आप एक्सप्रेस ज़रूर कर सकते हैं और एक उस रिलेशनशिप के अंदर अपनी दोस्ती को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे इंसान को नहीं लगता है कि ऐसा किया जा सकता है, तो आप उसकी बात सुनिए, मान लीजिए, अपनी बात एक्सप्रेस करिए और आ जाइए। तो उसको पुश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात ज़रूर करिए। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो लड़के कहते हैं नहीं, मेरे दोस्त कहते हैं कि चलो उसके पीछे पीछे साइकिल पे उसे घर तक छोड़ के आते हैं, उसे लगेगा कि तुम उसे बहुत पसंद करते हो। चलो उसे उसका नाम दीवार पे लिख देते हैं, एक्स लव्स वाई। तो जब वो देखेगी घर से आते हुए, उसे लगेगा देखो कितना लड़का मुझे प्यार करता है। तो हमने पूछा लड़कों से, ये कैसे आपको आइडिया आया? फिल्म में भी दिखाते हैं। सो बेसिकली नए तरीके लड़कों से बात नहीं किए जाते हैं कि यौन अवस्था में अगर आप लड़कियों के साथ में कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं, और लड़कियों को भी अगर लड़कों के साथ में कोएग्जिस्ट करना है, तो एक जेंडर समानतापूर्ण व्यवहार क्या है, और इसके पीछे जो हार्मफुल नेगेटिव मैस्कुलिनिटी के जो हार्मफुल नॉर्म्स हैं, वो सब इसकी तह पे हैं, जो हमें रोकते हैं बॉयज़ को कहीं पे भी इस मुद्दे पे खुल के बात करने से, आउटसाइड ऑफ द जो उनके अपने, जैसे कि ये लॉकर रूम ग्रुप्स हो गए, या अलग से व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, या अलग से बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं तो कोने में जाके बैठ गए तो ये डिस्कस कर लिया। मेरा मतलब एक्सप्रेशन को लेके ही एक सवाल है। जब मतलब कोई आपसे जैसे आप किसी लड़की को मतलब बताते हैं ये चीज़, या कोई लड़की आपको बताती है, तो उसका मतलब रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि मुझे अपने स्कूल की जो बहुत पुरानी मेमोरी याद है, मुझे एक लड़की पसंद थी, तो मैंने बताया मतलब कि पसंद है कोई, तो वो लड़की बहुत एक्साइटेड थी कि कौन है, क्या पसंद है तुमको, क्या है। जब बताया गया उसको कि मुझे आप पसंद है, या किसी और ने बताया कि आयुष आपको पसंद करता है, तो उसने मतलब फिर उसके बाद से मुझसे कभी बात ही नहीं की। मतलब कलेक्शन कट गया था वहाँ पे। तो इसको हैंडल कैसे करना चाहिए जब आपको कोई बताता है? आपको पसंद हो सकता है, नहीं पसंद हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका एक सही तरीका क्या होता है हैंडल करने का? राइट। और आपकी फीलिंग क्या थी जब उन्होंने बात करना छोड़ दिया, बिल्कुल ही कनेक्शन कट गया? मुझे तो मतलब यही लगा कि मतलब क्या गलती हो गई मुझसे, और क्या करूं मैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही नेचुरल फीलिंग है, बिल्कुल लाजमी है। और यही बातें लड़कों के साथ, किशोर लड़कों के साथ भी हम लोग सेम बातें होती हैं। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों को, हमारे साथ भी किसी ने किशोर अवस्था में ये बात नहीं की, और हमें बहुत देर में जाके ये चीज़ें समझने सीखने का मौका मिला। तो पहली चीज़ है कि ये समझना चाहिए कि वो लड़की ऐसा रिस्पॉन्स क्यों दे रही है। सबसे पहले ऑफ कोर्स एक कंसेंट का मुद्दा तो है ही, उनकी जो भी इच्छा है वो व्यक्त कर रही है, उसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपने किया। लेकिन आपके मन में ये सवाल है कि मैंने ऐसा गलत क्या कर दिया। तो इसमें अगर हम गर्ल्स और बॉयज के बीच में उनका स्पेसिफिक इंडिविजुअल फॉल्ट ना ढूंढकर, इस पूरे सिस्टम के, जिसको हम करेक्ट। पितृसत्तात्मक सिस्टम कहते हैं, हाँ। उसके अगर तह तक जाएं, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है कि बॉयज आउटस्पोकन हो सकते हैं। लड़कियों को भी पता है, लड़के तो आके बोलेंगे ही, बट द अदर थिंग इज, लड़कियों से क्या अपेक्षा है? उन्हें
यही मैसेजेस मिलते हैं कि आप कभी खुल के अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगी या आप हाँ नहीं कहेंगी, इस तरह के मैसेजेस मिलते हैं। दूसरा, अगर वो मान लीजिए आपसे रिलेशनशिप करना भी चाहे, कोई भी लड़की, दोस्ती हो या रोमांटिक रिलेशनशिप हो, तो उसके अंदर सबसे बड़ा फियर है कम्युनिटी का। कम्युनिटी का फियर है कि अल्टीमेटली जब भी कुछ भी रिलेशनशिप के अंदर, बॉय या गर्ल के रिलेशनशिप में कोई भी वारदात हो, जैसे कि आप लोगों के बीच में, किसी के बीच में संबंध खराब हो जाए और आपका ब्रेक ऑफ हो जाए, या फिर अगर किसी के सेक्सुअल संबंध बने और बाद में उसके बारे में किसी को पता चल जाए, तो सबसे बड़ा स्टिग्मा क्या है, गर्ल्स के ऊपर आता है सोशली। ये मतलब जेंडर के नॉर्म्स इस तरह से है समाज में कि उसका सारा बर्डन गर्ल्स के ऊपर डाला जाता है, और फिर अगर कुछ भी उसके साथ होता है, अगर वो वायलेंस की सिचुएशन है, तो उससे ही ब्लेम किया जाता है उसके लिए। और बॉयज के लिए क्या रीजंस दिए जाते हैं, ऑफ कोर्स दोज आर नॉट राइट, कि लड़के तो लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। और हो सकता है बहुत सारे लड़के और मर्द इस बात को नहीं मानते हैं कि गलतियां हो जाती हैं। क्यों हो ऐसी गलतियां जब हमारे पास बात करने की जगह है? क्यों हम अज्यूम करें? जब हम खुल के कह सकते हैं तो अज्यूम करने वाली तो कोई स्थिति होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन समाज ने एक बहुत क्लियर सेग्रीगेशन बना दिया है। जैसे ही आप 12-13 साल के होने लगेंगे, लड़के क्लासरूम में अलग बेंचेस पे बैठेंगे एक साइड में, लड़कियां अलग बेंचेस पे। और अगर आप कहीं ग्राउंड में एक दूसरे के साथ जाते हुए दिख गए तो पीछे से हू की आवाज आएगी, ओ ये कुछ हो रहा है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इस दौरान अगर ये सवाल हमें खड़े करने के मौके अपने टीचर्स के साथ मिल जाएं, या कोई चाइल्ड काउंसलर्स, अगर इस तरह की व्यवस्था स्कूल के अंदर हो। चाइल्ड काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई मानसिक रूप से बीमार है तभी काउंसलिंग ले रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कोई भी मानसिक तौर के ऊपर चेंजेस फील कर रहे हैं जो किसी से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप किसी से कह पाए। जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम्स में देखा कि बॉयज़ के पास जब स्पेस था कि वो टीचर्स से बात कर सकते थे, जब टीचर्स ने उनसे बात करना शुरू किया कि हमें अपने शरीर के अंगों के नाम सही पता होने चाहिए, तो जब लड़कों ने शीश्न को शीश्न बोलना सीखा और लड़कियों ने योनि को योनि बोलना सीखा, और ये सीखा कि जो नाम अभी तक वो ले रहे थे यौन अंगों के, वो गालियां थी। जब इतना क्लियर एनवायरनमेंट बना और टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कंफर्ट बना स्कूल में, तो उसके बाद बहुत सारे बच्चे, लड़कियां भी और लड़के भी, टीचर्स के पास आने लगे ये सवाल लेके कि हाँ, मुझे भी, मेरे शरीर में ये बदलाव हो रहे हैं, मुझे भी वेट ड्रीम्स आते हैं, मुझे भी किसी के प्रति आकर्षण होता है। और फिर टीचर्स, जो एक्सपर्ट्स, जैसे हमारे प्रोग्राम के जो फैसिलिटेटर्स होते थे, जो खुद में एक जेंडर एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास ये सवाल लेके आते थे ताकि टीचर्स को भी हम लोग हैंड होल्ड करके उनका स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकें कि वो बच्चों को कैसे सही जानकारी दे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलाने की ज़रूरत होती है। और आपके सवाल के अंदर फिर से मैं यही एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि बॉयज़ को गिल्टी महसूस कराने वाला जो एक पूरा माहौल है कि आपने कुछ गलत कर दिया है, ऐसी सिचुएशन में जहां आपने किसी को एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग, ये सामाजिक रूप से जो बिल्ड होती है, उसकी जड़ तक जाके हमें वो चेंज करने की ज़रूरत है। नहीं तो हम कभी भी अगर स्कूल में तो ऑफ कोर्स बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है, तो वो कभी भी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बन पाएगा कि हम एज को वर्कर्स भी को एग्जिस्ट कर सकें रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप में। तो जब हम कहते हैं कि ऑफिस में अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट के लॉज लाएंगे, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो फीमेल कॉलीग्स के साथ मजाक भी नहीं किया जा सकता, फिर तो हम साथ बैठ के कभी ड्रिंक्स के लिए भी नहीं जा सकते। ये सवाल नहीं आएंगे अगर हम बात करने का माहौल बनाएंगे और उन नॉर्म्स को चैलेंज करेंगे जिन्होंने हमें एक दूसरे को समानता देने से रोका हुआ है। एक्चुअली ये ना आपकी गलती है ना हमारी गलती, ये पूरा सिस्टेमिक चेंज लाने की जरूरत है। हम सिर्फ एडोलेसेंट्स पे बात कर रहे हैं, मगर ऐसी जिन जिन तकलीफों की हम बात कर रहे हैं वो बहुत हद तक काफी उम्र तक आती रहती हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चाहे वो टीन एज हो, चाहे अर्ली 20s हो, चाहे लेट 20s हो, चाहे वो 30s हो, और आप
भले ही उसके आगे भी आपकी कितनी उम्र हो जाए, स्पेशली वर्क स्पेस में या फिर अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, तो ऐसी दिक्कतें बहुत आती हैं कि लड़के अक्सर इस सवाल के साथ आगे आते हैं कि हम लाइन कहाँ ड्रॉ करें और कंसेंट कहाँ पे हाँ होती है, कहाँ पे ना होती है। लड़कों को कई बार ये भी कंफ्यूजन रहता है कि हम एक बार एक लड़की के साथ डेट पर गए, हम उससे इंटीमेट भी हुए और सब कुछ ठीक था, फिर हम अगली बार उस लड़की के साथ डेट पे हुए, मैं जब इंटीमेट होने की ओर बढ़ा तो उसने बोला नहीं, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पहली बार में तो सब ठीक गया, उसने कोई शिकायत नहीं की, दूसरी बार में वो नहीं क्यों बोल रही है। 1 2 मुझे अब बहुत मोलेस्टर जैसा फील होने लगा है। तो और मैं अब अपने साथ अपने आप के, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया उसके नो कहने के बाद, मगर मुझे बहुत अंदर से डर्टी फील होने लगा। तो इस तरह के कुछ मसले हैं जो लड़के अक्सर लेकर आते हैं सामने। बिल्कुल, ये आप जो आपने बताया, ये इंस्टेंसेस एज के हर मतलब उम्र के हर एज ग्रुप में कहीं पर भी किसी के साथ Exactly. हो सकते हैं। ना केवल आउट लाइक गर्लफ्रेंड जहाँ बॉयफ्रेंड हो वैसे रिश्तों में, बल्कि मैरिज के रिश्ते के अंदर भी होते हैं। ये ओल्डर एज में भी होते हैं, जहाँ पे हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि सेक्सुअलिटी ओल्ड लोग जो है आफ्टर मेनोपॉज या आफ्टर 40s आफ्टर 50s भी एक्सपीरियंस करते हों। तो ये सेक्सुअलिटी के जो मुद्दे हैं वो हमेशा से बहुत ही टफ रहते हैं एड्रेस करने के लिए, खासकर हमारे इंडियन एंड एशियन कॉन्टेक्स्ट में। अगेन बिकॉज चुप्पी बहुत है इसके ऊपर, और हम कभी जब भी इस स्पेस को हमें नेविगेट करना होता है, चाहे वो फीमेल है या मेल है, इसके ऊपर हम ज़्यादातर ये तो क्लियर है मन में कि मुझे क्या करना है, लेकिन उसे एक्सप्रेस कैसे करना है, एक्सप्रेशन ज़्यादातर क्लियर नहीं हो पाता है। अगेन वो इनिबिशंस आती हैं कि लड़की को कैसे बिहेव करना चाहिए, लड़के को कैसे बिहेव करना चाहिए। यानी कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादातर ये रहती है समाज में, चाहे लड़की भी इनिशिएट करना चाहे कोई भी रिलेशनशिप या इवन सेक्सुअल इंटरेक्शन, लड़की इनिशिएट करना चाहे तो ज़्यादातर लड़कियां इनहिबिट करती हैं, खुद को रोकती हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, ये मेरे बारे में सोचेंगे कि इसे कहाँ से इतनी चीज़ें पता है, तो ज़रूर इसने पहले भी किसी के साथ किया होगा। तो वो वैल्यू जजमेंट्स लेके गर्ल्स भी खुद के साथ जी रही हैं। इधर बॉयज हैं जो अपने साथ एक जेंडर नॉर्मेटिव, जो हेटेरोनॉर्मेटिव एक नॉर्म्स है उनको लेके जी रहे हैं कि अगर मैंने इनिशिएट नहीं किया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगी कि इसे कुछ भी नहीं आता, राइट। तो दोनों ही एक अपने अपने प्रेशर्स, अपने अपने जेंडर रोल वाले प्रेशर्स लेके साथ में आए हैं, जिसके अंदर में ज्यादातर समय में ये होता है कि जब हम इनिशिएट करते हैं कोई भी रिलेशन, जैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जब इनिशिएट होता है वो, तो इनिशिएट में बात नहीं होती है, बस वो हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे कि हमारी फिल्म्स में लाइट बंद होती है और दो फूल मिलते हैं और वो हो जाता है। तो नोबडी टॉक्स कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्या हम रेडी हैं, क्या हम एक दूसरे को चूम सकते हैं, क्या हम इस संबंध को एक सेक्सुअल इंटीमेसी में ले जा सकते हैं। तो कई बार, हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि कन्वर्सेशन नहीं होती और आप उस सिचुएशन में आ जाते हैं और आप करते हैं लॉट ऑफ टाइम कंसेंशुअली। बट उसके बाद क्या होता है कि आपने बात तो नहीं की उस बारे में, लेकिन सेकेंड टाइम जब आप उसी सिचुएशन में होते हैं, आपका जो भी एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम बिल्ड हुआ कि आप चाहते थे कि शायद बात हो, या आप अपना फियर एक्सप्रेस करना चाहते थे, तो क्या वो स्पेस था उस रिलेशनशिप में कि अगर लड़की ने ना कही, ऑफ कोर्स तो लड़के ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया बिकॉज उन्होंने रिस्पेक्ट किया, लेकिन उसके बाद आगे क्या हमने बात की कि क्या हुआ, हम लोग पहली बार तो कंफर्टेबल थे, क्या सच में कंफर्टेबल थे, क्या या फिर हमने उस मोमेंट में एहसास को के अंदर बह गए, लेकिन कन्वर्सेशन नहीं किया कि हमें करना है कुछ कि नहीं करना है। तो वो सारी कन्वर्सेशंस जब ओपन नहीं होती हैं, तो दोनों ही अपने अपने गिल्ट वाले
स्टैंस में रहते हैं। बॉय सोचते हैं कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया इसलिए उसने मना किया है, और लड़की सोचती है कि अगर मैं दोबारा से ये सारे रीजंस होते, अगर मैं दोबारा से हाँ कर देती तो शायद आई विल बी सीन एज अ पर्सन हु डिमांड्स सेक्स। यानी कि जैसे विमेन के लिए पहले एक समय में महिलाओं को जो कहते हैं निम्फोमेनियाक का जो एक कहते थे कि दे इनको ये बीमारी है, वेर एज लेटर इसको बहुत समय लगा ये पूरा लैंग्वेज को डिटैच करने से कि ये कोई बीमारी नहीं है और सिर्फ विमेन से जोड़ के नहीं देखा जा सकता, पर वो डिटैच हुआ। लेकिन हमारे समाज में तो ये चीजें नहीं डिटैच हो रही है ना महिलाओं की परसेप्शन से, और ना ही लड़कों की परसेप्शन से। तो इस स्थिति में भी आई थिंक अगर हम भी कभी इस स्थिति में आते तो हमें जरूर बात करनी चाहिए कि कल तो हम लोग चाहते थे कि हम ये करें कि आज मेरा मूड नहीं है, तो क्यों ना इस पे बात की जाए कि ऐसा, मतलब इस तरीके से नहीं कि ऐसा क्या हो गया। अगर आप वहां से बात करेंगे तो जरूर फिर वो पावर वाली बात आएगी कि आप प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बात करना चाहें कि क्या हुआ हम दोनों को, दोनों की स्थिति लेके, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द अदर पर्सन कि आप डिनाई कर रहे हो, रादर लुकिंग एट कि हम दोनों क्या चाहते हैं। सो दैट इज व्हाट आई फील। वो बात करना बहुत जरूरी है। अगर आप चीज को वहीं छोड़ दोगे तो आप कभी भी रिलेशनशिप में अजम्पशंस के बेसिस पे आगे एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाएंगे। आप अज्यूम करते रहेंगे बहुत सारी चीजें। अच्छा, बात करना बहुत जरूरी है। और आयुष, आऊंगी मैं आपके सवाल पर। जी। और शायद ये बात करना बहुत जरूरी है आपस में भी। एक अगर आप रिलेशनशिप में हैं या अगर आप पार्टनर्स हैं तो आपस में भी। और जब आप ग्रो कर रहे हैं, आपका शरीर बदल रहा है, या आप पेरेंट हैं या आप टीचर हैं और देख रहे हैं आपके स्टूडेंट या आपके बच्चे का शरीर बदल रहा है, वो उस उम्र में है, तो उनसे भी बात करना जरूरी है। तो बेसिकली किसी भी उम्र में आप हो, इस तरह की जो जो डिलेमास हमारे सामने आते हैं उनमें बेसिक है बात करना। और आपको क्या लगता है कि क्या बात करने की कमी थी ये जो बॉयज लॉकर ग्रुप जैसा एक चैट रूम या चैट बॉक्स बनता है, और क्या क्या ये बात करने की कमी है जो, और क्या जो वो वहां बात हो रही है, क्या वो दबी हुई या कुछ कुंठाएं हैं बच्चों की, लड़कों की? इसके अंदर एक, जिसे कहेंगे कि कोई भी क्लियर या ऐसा लीनियर प्रोसेस हम नहीं कह सकते कि क्या हुआ, कैसे बॉयज ऐसे स्पेसेस में आ जाते हैं, क्या वो सोचते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये कॉन्टेक्स्ट देने के लिए एक रीसेंट सर्वे के बारे में बता रही हूँ, जिसके अंदर जो कि राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने किया। ICRW का जो प्रोग्राम है वहाँ पे, जेंडर इक्विटी मूवमेंट इन स्कूल्स फॉर बॉयज़, उसके तहत जो हमारे पार्टनर हैं डेवलपमेंट सॉल्यूशंस, उन्होंने ये सर्वे को लीड किया। इसके अंदर हम लोगों ने लड़कों से जानना चाहा कि उनके रुझान यानी कि उनका एटीट्यूड क्या है जब वो ऑनलाइन बिहेवियर, ऑनलाइन स्पेसेस में जाते हैं, तो कौन सी चीज़ें हैं उनके लिए जो एक्सेप्टेबल हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं हैं। अच्छा, इसके अंदर ये सर्वे के अंदर जब हम बात करते हैं बॉयज़ से, तो उनको कुछ एक स्टेटमेंट्स दिए गए। वो स्टेटमेंट्स इस आधार पे हैं कि जो देखा जाता है आमतौर पर कि बॉयज़ ऑनलाइन स्पेस में क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या क्या विटनेस करते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जिसको वो खुद भी करते हैं। तो वो सारी उसके अंदर स्टेटमेंट्स उनको दी गई। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि एक स्टेटमेंट है ऑनलाइन बिहेवियर के बारे में, कि अगर आप अगर लड़की को बार बार मैसेज करें, उसका रेजिस्टेंस के बावजूद भी, मैसेजिंग अ गर्ल मल्टीपल टाइम्स डिस्पाइट हर रेजिस्टिंग, कि लड़की के मना करने के बावजूद भी उसे बार बार मैसेज करना, ये कितना, आप इससे कितना सहमत है?
इस तरह के बिहेवियर से। तो आप ये देखिए कि करीब सिर्फ 23% लड़के, और ये लड़के हैं 13 से 15 साल के लड़के जो स्कूल जाते हैं, उन्होंने कहा, सिर्फ 23% लड़कों ने कहा कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं, ये करना नहीं चाहिए। उन्हें, उनका ये कहना था। यानी कि बाकी 76% लड़के इस बात से सहमत हैं। सो दिस इज वन कि हो क्या रहा है, परसेप्शंस क्या है लड़कों की अभी। तो अभी धीरे से मैं उसके ऊपर भी आती हूँ। तो ये परसेप्शंस लेके फिर वो अपने ऑनलाइन स्पेसेस में जाते हैं बात करने के लिए, या अपनी अपनी जो हिडन डिज़ायर्स हैं, या अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, या अपनी मर्दानगी के रोल्स को, रियल रोल्स एज यंग बॉयज प्ले आउट करने के लिए, जो बहुत सेक्शुअलाइज्ड रोल्स हैं, शायद वो ऑनलाइन स्पेसेस पे जाते हैं। उसके ऊपर मैं आऊँगी। द नेक्स्ट, हम लोगों ने लड़कों से पूछा कि किसी की न्यूड फोटोज भेजना या यौन और प्रजनन अंगों की फोटोज भेजना इंटरनेट पे, इस तरह की बिहेवियर से आप कहाँ कितना तक सहमत हैं। तो हमने पाया कि 30% लड़के थे जो इस बात से सहमत नहीं थे। यानी कि 70% लड़के ये मानते हैं कि किसी को किसी की भी नंगी तस्वीरें, खास महिलाओं की नंगी तस्वीरें, और अपने यौन और प्रजनन अंगों की या किसी और के यौन प्रजनन अंगों की फोटो भेजना ठीक है। तो ये परसेप्शंस हैं। दूसरा कि किसी को थ्रेटन करना कि हम आपको मॉलेस्ट करेंगे या रेप कर सकते हैं, ये कहाँ तक ठीक है। इसमें तो बहुत ज़्यादा ये नंबर है। 80% लड़के थे जो इस बात से ये थे, कंफर्टेबल थे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल 20% लड़के थे जो डिसएग्री करते थे इस बात से कम्प्लीटली कि ये थ्रेटन करना कि हम मॉलेस्ट कर लेंगे या रेप कर लेंगे ऑनलाइन, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। तो ये बैकग्राउंड देते हुए इस रिसर्च का, अब मैं इस बात पे आऊँगी। तो ये लड़के क्या कर रहे थे? क्या इनके पास बात करने की कमी थी? इसका जवाब तो सर्टेनली हम सोचते हैं कि शायद वही बॉयज़ दे सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि तो बात करने की कमी हो सकती है क्या? बात करने की कमी पर्सनल स्पेसेस में है, उन स्पेसेस में है जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ साथ में हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबल आपसे उम्र में बड़े लोग जो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं आपके साथ, जहाँ पर वो होते हैं, वहाँ बात करने की स्पेस की कमी है सर्टेनली। तो बॉयज़ सामने आके कभी भी पब्लिकली अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करने के लिए या इस तरह की बातें करने के लिए, कि मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैं ये बोलूँ, कभी वो सामने नहीं करेंगे। जैसे कि अगर गर्ल्स भी हैं, वो कुछ फील कर रही हैं कि मुझे कि मैं मैस्टरबेट करती हूँ, तो लड़कियां ये कंफर्टेबल नहीं होंगी सामने आके बोलने में। तो ऑनलाइन स्पेसेस हैं जहाँ पर लड़के बात करते हैं ज़रूर, महिलाएं भी बात करती हैं, फीमेल्स भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये स्पेसेस के अंदर क्या सभी लोग सेक्सुअली वायलेट करने के लिए आते हैं, या फिर वहाँ पर कुछ माहौल ऐसा तैयार होता है। बिकॉज अगर एक या दो लोग भी उस ग्रुप में इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो बॉयज़ जो उस ग्रुप में आ गए हैं वो उसे क्या कहते हैं, उसमें पुश बैक नहीं कर सकते। क्यों पुश बैक नहीं कर सकते? बिकॉज वो फिर से वो एक उनकी मर्दानगी के ऊपर सवाल होगा कि तू कैसा लड़का है, तू ये भी नहीं कर सकता, तो तुम कैसे लड़के हो, या तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम है, शायद तुम सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, तो उसके ऊपर वो आएंगे। इस वजह से बहुत सारे लड़के हैं, अगर वो कहना भी चाहते होंगे कि ये गलत है, तो वो एक बायस्टैंडर बने रहते हैं। तो बातें करने का स्पेस ज़रूर है कहीं ना कहीं, लेकिन उन बातें करने के स्पेसेस में सभी लोग एक कोई भी ऐसा वायलेंस करने के प्रवृत्ति से जाते हो कि हमें इसी तरह से बिहेव करना है, ये ज़रूरी नहीं है। और जब ये बात, ज़रूरी ये है कि जब ये बातें शुरू होती हैं, तो कितने बॉयज़ हैं जो इसके ऊपर
बाय स्टैंडर ना बन के इंटरवीन करते हैं और कहते हैं, रिजेक्ट करते हैं इस बिहेवियर को और कहते हैं कि ये सही नहीं है और एज बॉयज एंड एज ह्यूमन बींग्स हमें ये नहीं करना है, बिकॉज दिस इज अगेन इट गोज अगेंस्ट द बेसिक प्रेमाइस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। हम किसी के शरीर का और उसके यौन अंगों का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, जैसे कि किसी का भी रंग के आधार पे या उसका कैसे वो दिखते हैं शरीर के आधार पे, कोई लंबा है या छोटा है उस आधार पे मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। उतना ही सेम सिचुएशन ये है कि हम किसी के यौन अंगों के आधार पे कोई मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स इट इज सेक्सुअल वायलेंस। उन्हें ये समझना होगा कि ये केवल हंसी मजाक का सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये सेक्सुअल वायलेंस है। तो कमी इस चीज की है कि क्या बॉयज को पता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत जरूर है, उन्हें हो सकता है ये आइडिया हो, बट वो कहाँ पर एक लिमिट क्रॉस कर रहे हैं सिर्फ चीजें एक्सप्लोर करने से लेके कहाँ वो सेक्सुअल वायलेंस के एम्बिट में जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ओपनली रेप की बात करना या कि रेप करने की प्लानिंग करना, ये उस एक मेल प्रिविलेज से आता है कि हम ये कहीं भी कर सकते हैं। यानी कि हम सड़क में दिन में भी कर सकते हैं, हम स्कूल में कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, तो ऑनलाइन स्पेस में क्यों नहीं कर सकते? तो सवाल उठाने की जरूरत है उस मेल प्रिविलेज पे कि आपको क्या क्या चीज ये हक देती है कि आप किसी भी स्पेस में, चाहे वो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप का 6 लड़कों का स्पेस हो, कि आप इस मुद्दे के ऊपर मजाक बनाएं या इसको इस हद तक लेके जाएं कि वो एक यौन हिंसा का रूप ले ले। प्रिविलेज और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की चूंकि हम बात कर रहे हैं, मैं बस एक छोटा सा कमेंट करूंगी, फिर आयुष आप अपनी बात कहिएगा। उसी में सिर्फ मैं हेमलता जी की बात में एक एडिशन कर रही हूँ कि जिस प्रिविलेज की हम बात कर रहे हैं उसका कितना बड़ा रिफ्लेक्शन है ये कि जब पहली बार बॉयज लॉकर रूम ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स लीक हुए तो उन तक खबर गई कि स्क्रीनशॉट्स लीक हो चुके हैं। तो पहली बार में लड़कों ने बोला कि उन्हें क्या लगता है कि वो ऐसा करके हमें हरा देंगी, और फिर उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया एक नए नाम से, और जिस ग्रुप में उन्होंने ये डिस्कशन किया कि पिछले स्क्रीनशॉट्स जिसने निकाले थे उनके न्यूड्स वायरल कर देते हैं, क्योंकि किसी किसी के न्यूड्स हमारे पास हैं। जब ये दो बार ग्रुप बनाने के बाद जब दूसरे ग्रुप भी वायरल हो गया और ये नेशन वाइड ट्रेंड होने लगा, तब उन्होंने तीसरा ग्रुप बनाया। कोई एक उनके अंदर बिलीव था कि हम ये कर सकते हैं, इसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, एंड इट इज ओके टू डू इट। सो यस, दिस इज द प्रिविलेज वी आर टॉकिंग अबाउट। और आयुष आप जो पूछ रहे थे वो पूछे। वैसे हम मतलब मेल प्रिविलेज पे काफ़ी बात कर चुके हैं और मतलब सोशल स्ट्रक्चर पे भी बात कर चुके हैं, जिससे मतलब हमें पता चलता है कि लड़कों और लड़कियों के लिए सिचुएशंस क्यों अलग होती हैं। लेकिन जब ये वाला मुद्दा उठ ही रहा था, जब ये ट्विटर ट्रेंड चालू हुआ था बॉयज़ लॉकर रूम वाला, तो हमारे जो लड़कों के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं या क्लोज ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें इस तरीके की बातें होने लगी कि लड़कियों का क्या, वो भी तो करती हैं ऐसा, सिर्फ लड़कों का ही थोड़ी होता है। और उसके जस्ट बाद जब ये सब बातें हो ही रही थी, तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि गर्ल्स लॉकर रूम का भी एक ट्विटर ट्रेंड वहाँ पे चालू हो जाता है। तो मुझे ये जानना है कि क्या मतलब उन लड़कों के जो सवाल हैं, जैसे कि क्या लड़कियों के भी कुछ एक्सप्रेशंस टॉक्सिक होते हैं, और ये हेमलता से मुझे जानना है। और फिर प्रतीक्षा आप मुझे बताएं कि इनमें क्या फ़र्क है, मतलब गर्ल्स लॉकर रूम और बॉयज़ लॉकर रूम में, और इस तरीके की मतलब क्या इसको एक जैसे रखना ठीक होगा? हेमलता आप पहले। राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये जब कॉन्टेक्स्ट आता है कि देखिए लड़कों ने ऐसा किया, तो उसके बाद ये ट्रेंड देखने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों होता है हमेशा कि उसके बाद एक जो स्ट्रेन है कन्वर्सेशन का वो उस तरफ जाता है कि नहीं सिर्फ लड़के नहीं करते, लड़कियां भी करती हैं। तो अगर आप इसको समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यहाँ जो एक्चुअल मुद्दा है जो कि सेक्सुअल वायलेंस और
मेल प्रिविलेज से जुड़ा हुआ है। अगर हम मेल प्रिविलेज भी हटा दें यहाँ से, ये सोचिए कि कोई ऐसे इंसान, एक ग्रुप है ऐसे इंसानों का जिनका टर्म हमने मेल दिया हुआ है कि ये पुरुष हैं या ये लड़के हैं। ऐसा ग्रुप है जिनके पास समाज में ज़्यादा पावर है, इस वजह से क्योंकि वो हमारे प्रोडक्शन के सोर्सेज यानी कि ज़मीन और घर, ये सारे जो भी है कैपिटल, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन के जो सोर्सेज हैं या जगह है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कौन किससे शादी करेगा, कब करेगा, किस जात की कहाँ पर शादी होगी, राइट। और दूसरा है कि मोबिलिटी कि कौन कहाँ कब जा सकता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, खासकर सेक्सुअलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ वुमेन। ये 3 चीज़ों के ऊपर सवाल अगर हम देखें तो ऐसे कौन सा ग्रुप है समाज में, अगर हम जेंडर के आधार पे देखें, जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो आता है ऐसे लोग जिनको हम पुरुष के नाम से जानते हैं समाज में, उनके पास ये पावर है। तो अगर पावर है, उसका इस्तेमाल आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? उस पावर का इस्तेमाल क्या आप किसी और को दबाने के लिए या उनको और कंट्रोल करने के लिए करेंगे, या फिर उस पावर का इस्तेमाल करेंगे कि आप उसे शेयर करें, उस पावर को इक्वली दूसरों के साथ, कि जो प्रिविलेजेस, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, यानी कि अगर आपको ज़मीन पे हक है, अगर आपको ये हक है कि आप चूज़ कर सकें कि आप किस तरह की लड़की से या लड़के से संबंध रखना चाहते हैं, या आप ये चूज़ कर सकते हैं कि मैं कब रात को बाहर जाऊं या दिन में बाहर जाऊं, तो वो सेम पावर शेयरिंग, वो डिसीजंस और चॉइसेस की शेयरिंग क्यों ना ऐसे दूसरे ग्रुप के साथ हो जो जेंडर के आधार के ऊपर हमेशा वंचित रहता है, और उसमें एक बड़ा हिस्सा है महिलाओं का। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे और लोग जिनकी फ्लूइड जेंडर आइडेंटिटीज हैं, अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के, अपनी सेक्सुअल चॉइसेस एक बड़े स्पेक्ट्रम पे बहुत विभिन्न रहती हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हेट्रोनॉर्मेटिव हो, वो अलग अलग टाइप के चॉइसेस रिलेशनशिप को अडॉप्ट कर सकते हैं, उन्हें पसंद है वैसा। तो यहाँ पर पावर की बात हो रही है कि इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ हाउ यू यूज़ दैट पावर। तो प्रतीक्षा, आपने जो पूछा कि ये लड़कियां भी, सॉरी, आयुष ने पूछा कि लड़कियां भी ऐसा करती हैं, तो देखिए, ये लड़की करे चाहे लड़का करे, अगर आप महिला या लड़की होके भी अपने पास, आपके पास जो भी सत्ता है, अगर आप इंटरसेक्शनैलिटी के हिसाब से देखें, तो शहर में रहने वाली एक लड़की जिसके पास एक मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट का एक्सेस है, जो एक अच्छे स्कूल में जा सकती है, जिसके पास कहीं भी जाने के लिए थोड़ी ज़्यादा आज़ादी है एज़ कम्पेयर टू अ रूरल गर्ल, उस लड़की के पास एक रूरल लड़की से, गांव में रहने वाली लड़की से ज़्यादा सत्ता है, राइट? ये हम मानते हैं। वैसे ही ये जो लड़के हैं यहाँ पर, इन लड़कों के पास जिन्होंने ये किया, शहर में रहने वाली कुछ लड़कियां जो कि गांव में रहने वाली लड़कियों से थोड़ी ज़्यादा सत्ता में है इंटरसेक्शनैलिटी के आधार पे, इन लड़कों के पास इन लड़कियों से भी ज़्यादा सत्ता है, राइट? तो इसका मतलब सत्ता चाहे जिसके पास भी हो, अगर आप उसका प्रयोग पॉजिटिव रूप से नहीं करेंगे तो वो गलत है। चाहे आप लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, छोटे हो, बड़े हो, सत्ता का प्रयोग किसी को हार्म करने के लिए, किसी पे हिंसा करने के लिए करना गलत है। और एक और चीज़ है, ये हमारी अजम्पशन, हम शायद लार्जर अजम्पशन है, हम सबकी है। जब हम लोग बात करना शुरू हुए थे इस मुद्दे पे, हम नया नया पढ़ना शुरू हुए थे, हम भी ये सोचते थे कि अच्छा, फेमिनिज्म यानी महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा, अच्छा जेंडर यानी महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा, यानी कि अगर जेंडर की बात हो रही है तो सिर्फ महिलाओं के फायदे की बात है। नहीं, जेंडर की अगर बात हो रही है तो ये समाज के हर एक जेंडर आइडेंटिटी वाले लोग, चाहे महिला पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, या कुछ किसी भी तरीके से पूरे स्पेक्ट्रम पे हो, ये सबके लिए है। और ये सवाल वहीं से उठता है, ये मानसिकता, ये जो सवाल उठता है कि लड़कियां भी करती हैं, ये उस मानसिकता से आता है जो हमेशा ये समझते हैं
कि अगर जेंडर बराबरी की बात की जा रही है तो वो सिर्फ महिलाओं के हक की है। नहीं, जेंडर बराबरी की बात अगर की जा रही है तो पुरुषों के भी हक की है, बिकॉज उसके अंदर जेंडर बराबरी की जब हम बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि पुरुषों के ऊपर मर्दानगी की वजह से जो एक्सपेक्टेशन है, उनके ऊपर आने वाले प्रेशर्स कि उन्हें एक प्रोटेक्टर होना है। भाई, तुम्हें अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना है, चाहे तुम्हें जाके पीटना पड़े किसी को, तुम ही रात को बाहर जाओगे, तुम ही जाके कमाओगे। कैसे कैसे लड़के हो, तुम्हारे घर पे पिताजी नहीं है या पिताजी की मृत्यु हो गई और तुम्हारी बहन घर में है तो तुम कमाओगे नहीं क्या? क्या तुम्हारी माँ के उससे घर चलेगा सैलरी से? ये सारे प्रेशर्स बॉयज पे भी आते हैं। तो जब ये वाले सवाल उठते हैं, लड़का लड़की को एक दूसरे के अगेंस्ट पिच करते हैं, महिला पुरुष को, एक्चुअली हम यहाँ पर दोनों लूज करते हैं, महिलाएं भी लूज करती हैं, पुरुष भी लूज करते हैं। और हम ये लूज करते हैं एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम ये बात कर सकते थे कि हम दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे फेल किया है। और रही बात ये कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ महिलाओं का मुद्दा है, और क्या टॉक्सिक जो आप कह रहे हैं कि पर्सनालिटी या तरीका ऑफ एक्सप्रेसिंग और यूजिंग पावर क्या महिलाओं में नहीं होता है? बिल्कुल, इसके अलग अलग एक न्यूआंस तरीके से देखना होगा इसे, कि जो भी सत्ता का इस्तेमाल करता है, जब हम जेंडर फ्रेमवर्क से देखते हैं, हमने बहुत देखा है, हम हमेशा ये देखते हैं, एक सवाल हम स्टेटमेंट देते हैं अपने जेंडर ट्रेनिंग्स में कि महिला ही महिला की दुश्मन है। जब हम ये कहते हैं तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, हाँ, जब तो महिला बहू होती है तब उसके साथ शोषण होता है, लेकिन जब वो सास बन जाती है तो वो फिर अपनी बहू के साथ शोषण करती है। और क्या होता है कि जो उसमें पुरुष है बेचारा पति, वो बीच में फंस जाता है। सो आप क्या करते हैं, आप फिर से महिलाओं को महिलाओं के अगेंस्ट पिच कर देते हैं इस पूरे सिस्टम पे, ताकि सवाल ना उठ सके। तो सिस्टम का रूट कॉज, प्रॉब्लम का रूट कॉज वहीं रहता है और दो लोग आपस में लड़ बैठते हैं। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि लड़के और लड़कियों को आपस में पिच कर देते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट कि आप भी करते हो, आप भी करते हो, और जो रूट कॉज है उस तक हम नहीं जाते हैं। कोई भी करे ये बिल्कुल गलत है, इसे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो पेट्रियार्की की कैरियर्स विमेन भी होती हैं अगर वो अपनी पावर को सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन ये हमेशा याद रखना है हमें कि जेंडर का जब मुद्दा आता है, ऑफ कोर्स पुरुषों पे प्रेशर होते हैं, वो वल्नरेबल होते हैं, लेकिन फिर भी सत्ता के संबंधों में पुरुषों के पास, लड़कों के पास ज़्यादा सत्ता होती है, और उनके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस सत्ता का रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल किया जाए। और वल्नरेबिलिटीज ज़्यादा महिलाओं की हैं, लड़कियों की हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज के रेट, स्कूल ड्रॉप आउट के रेट क्यों गर्ल्स में हाई है। दूसरे भाग पर अब फिलहाल मैं टिप्पणी करूंगी, जिसमें भी एक हद तक हेमलता जी ने बता ही दिया है, इज दैट महिलाएं, आप जो पूछ रहे थे कि इन दोनों ग्रुप्स में फर्क क्या है, एक बॉयज लॉकर रूम है, एक गर्ल्स लॉकर रूम है। बॉयज लॉकर रूम पे इतना हल्ला हो रहा है, गर्ल्स लॉकर रूम पे लोग कम बात कर रहे हैं। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि जैसा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है ना, इसमें महिलाओं वाला ग्रुप जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है। शायद ये महिलाएं नहीं, जैसे हमने बात की, या महिलाएं या लड़कियां जो भी मैं कहूं, शायद ये लड़कियां नहीं, हो सकता है कि इन लड़कियों का जो ग्रुप हो सकता है कि ये नामी स्कूलों में पढ़ रही हो सकता है ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, इनकी फैमिली स्ट्रांग हो और इनको सेफ्टी के इश्यूज ना आते हो, इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट शायद ना लेना पड़ता हो, मतलब मैं नहीं जानती, मैं बस गेस कर रही हूँ। तो क्लास और कास्ट अगर हमारे ऊंचे होते हैं, तथा कथित या कथित तौर पर अगर हमारी कास्ट ऊंची कास्ट है, या फिर क्लास वाइज अगर हम थोड़े एफ्लुएंट, थोड़े अच्छी ग्रुप से आ रहे हैं, वेल ऑफ है, तो हम कम वल्नरेबल होते हैं, ये बात सच है। मगर ये इस फैक्ट को अंडू नहीं कर सकता कि जो लड़कियों की कम्युनिटी है या जो औरतों की कम्युनिटी है वो एक ज्यादा वल्नरेबल कम्युनिटी है, एंड आई थिंक इससे सभी अग्री करेंगे। इसलिए और इस वजह से हमारे जो लॉज हैं, इंडियन पीनल कोड है या जो भी है, इसमें भी अगर आप रेप और हरासमेंट की डेफिनेशंस की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि लड़के इससे बाहर हैं, लड़के उसमें कहीं विक्टिम में नहीं आते हैं। रेप की भी परिभाषा यही होती है कि जब लड़का किसी लड़की के साथ करे या बच्चे के साथ करे,
माइनर सारे आते हैं मगर वयस्क पुरुष नहीं आते उसमें। तो इसलिए ये एक मेजर फर्क है दोनों ग्रुप्स में, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं है। गर्ल्स लॉकर रूम में जो बात हुई वो डेफिनेटली किसी भी तरह की हिंसा, जैसे कि हेमलता जी ने भी कहा कि किसी भी तरह की सेक्सुअल हिंसा जस्टिफाइबल नहीं है। मगर एक चीज जो और उन्होंने पॉइंट आउट करी, उसके लिए वॉट अबाउटरी जैसा शब्द हम यूज कर सकते हैं। अक्सर ये ब्लेम गेम देखा जाता है, स्पेशली जब मीटू मूवमेंट भी आया तब भी लोगों ने, सबसे पहले लड़कों ने यही कहना चालू किया, नॉट ऑल मैन, एक हैशटैग चला कि भाई सब पुरुष तो नहीं करते हैं, या फिर कि लड़कियां भी तो यौन शोषण करती हैं, या फिर लड़कियां इस तरह के आरोपों का इस्तेमाल लड़कों, सक्सेसफुल पुरुषों को नीचे गिराने के लिए करती हैं, उनका करियर खत्म करने के लिए करती हैं। और सास को देखो, जब जब बहुएं जलती हैं तो उनको जलाने वाली कौन होती है? वो तो सास होती है। तो और औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इस तरह की बातें, सौतन के तरह के कॉन्सेप्ट कि दो औरतें एक दूसरे को नोच खाएंगी, या फिर एक एक पुरुष के पीछे देयर विल बी अ वॉर बिटवीन द सास एंड द बहू, लड़के को लेकर। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी यूज की जाती हैं हमारे नैरेटिव्स में, जो कि मोस्टली पेट्रियार्कल नैरेटिव्स होते हैं, जिसमें कि हमेशा औरतों को एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करने की कोशिश की जाती है, ब्लेम किया जाता है उनको। ये ठीक है, इसमें से कोई कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि ये बातें झूठ है, कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि सास अपनी बहुओं को आग में ही लगाती है। मगर ये समझना बहुत जरूरी है कि पेट्रियार्की एक सिस्टम है जिससे अफेक्टेड दोनों लोग हैं, जैसे कि हेमलता जी पहले भी पॉइंट आउट कर चुकी हैं। सो आई थिंक ये एक सिमिलैरिटी भी है और ये एक डिफरेंस भी है दोनों ग्रुप्स पे। और ऑब्वियसली गर्ल्स लॉकर रूम पे कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस शायद ना हो, या कम हो, क्योंकि हमारा कानून इन्हें उसको अपने परव्यू में नहीं लेता है, उसको अलाउ नहीं करता है। आयुष, कोई और सवाल? कोई और, मतलब मेरे पास तो ऐसे आगे मतलब और लिस्ट है, अगर मतलब इससे जुड़ा तो अभी फिलहाल मैं और कुछ ऐड नहीं करना चाहूँगा, पर्याप्त है आप लोगों ने जो बताया। पर हेमलता जी, कुछ फाइनल थॉट्स आपके इस पर? मैं आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में इस पे बात की, लेकिन मैं ज़रूर ये अपनी बात व्यक्त करना चाहूँगी कि जिस तरह से मैं, आप और आयुष बैठ के अभी बात कर रहे हैं, हम लोग, मैं प्रोफेशनल स्पेस पे इस मुद्दे पे काम करती हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि पर्सनल स्पेस में जब भी अपने घर में अपने घर के मेंबर्स के साथ ये बात करनी होती है, तो वो वाला जो स्पेस है उसको बिल्ड करने में बहुत वक्त लगता है। और ये केवल एक दिन की जर्नी नहीं है, इसमें समय लगता है। मैं भी काफ़ी सालों से कर रही हूँ। और इसके अंदर ये है कि बहुत, अगर हम अग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ही शुरुआत में, चाहे वो पुरुष हो जाएं महिलाओं को कुछ बात समझाने में, या महिलाएं हो जाएं पुरुषों से बात करने में, आई थिंक हम वो कम्युनिकेशन को कट ऑफ कर देंगे। तो एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से ये जो है अपनी पर्सनल लाइफ में भी लाने के लिए हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज मैं इसमें स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। और जिस भी हद तक हो अपने पिताजी से इस मुद्दे पे बात कर पाना कि आप प्रॉपर्टी के बारे में क्या सोचते हैं, या आपकी प्रॉपर्टी के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और इस बात पे कंफर्ट आ पाना पापा के साथ में, और पापा मुझे बता पाएँ कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं प्रॉपर्टी के मुद्दे पे, या फिर अपने भाई से ये बात कर पाना कि अगर मेरा किसी के साथ में भी रिलेशनशिप है तो वो सिर्फ सेक्सुअलिटी से जुड़ा नहीं है, वो अंतरंगता जो है वो कहीं ज़्यादा बढ़ के है। तो इन कन्वर्सेशंस पे आ पाना अपने ब्रदर्स या अपने पिताजी के साथ, तो ये बहुत लंबी जर्नी रही है, लेकिन ये अभी भी बहुत जिसको कहते हैं कठिन है जर्नी, उन लोगों के लिए भी और मेरे लिए इसलिए
कि मैं नहीं चाहती कि ऐसे इस तरह से बात हो कि कल को वो बिल्कुल हमारे रास्ता बंद हो जाए कि हम इस मुद्दे पे ही ना बात कर सकें, और वो कह दें कि ऐसा है तुम अपना जेंडर और फेमिनिज्म ऑफिस में रख के आना, यहाँ मत करना। बिल्कुल शुरुआत में ऐसे बातें होती थी, लेकिन बिल्कुल। धीरे धीरे वो बदला है जरूर। और हम उन्होंने भी 4 कदम लिए हैं, अगर मैंने 10 कदम लिए हैं तो एक दूसरे की तरफ। So that is what I want to end with, that there is always a possibility to change at every age, at every stage of life, to build gender equitable relationships. बिल्कुल। तो हाँ आयुष आ, कुछ ऐड मैं करें आप? मैं प्रतीक्षा, मैं आपकी चिंता समझ रहा हूँ कि ये कॉल लंबी हो रही है और इसे आप छोटा रखना चाहती हैं, लेकिन मेरे एक दो जरूरी सवाल हैं, तो मतलब मैं मतलब उनको पूछ लेता हूँ और फिर आप खत्म बिल्कुल कर सकती बिल्कुल। हैं। और शॉर्ट में आप अपनी कमेंट रखें, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक चीज़ ये होती है कि जैसे स्कूल की उम्र के बच्चे मतलब परेशान हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा, और गलत जोन में भी चले जाते हैं कई बार। जैसे मेरी एक दोस्त थी, वो बता रही थी कि जब जब हम मिले, मैं मिला उससे कॉलेज के बहुत साल बाद, तो मैंने बताया कि यार हमारी स्कूल के बाद ज़्यादा बात नहीं हुई, क्या तुम कहाँ थी मतलब। तो उसने मुझे बताया कि जब स्कूल में थी तो एक लड़के के साथ वो रिलेशन में थी, और वो रिलेशन में थी तो फिर उस लड़के ने, जब वो रिलेशन ख़त्म हुआ, तो कुछ ऐसी बातें चला दी जो हुई नहीं थी, कि मैंने उसके साथ ये किया है ना। तो उसको लेके अब वो बच्चे थे, 10वीं की उम्र थी, तो मतलब परेशान, वो डिप्रेशन में रही वो लड़की 4 साल, और किसी से उसने बात नहीं करी, कुछ नहीं करी, घर वाले बड़ी मुश्किल से खिलाते थे, इस तरीके की बातें बता रही थी। तो मुझे ये बताइए कि जब ऐसी चीज़ें बच्चे फेस करते हैं, चूंकि आपने बच्चों के साथ काम किया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब सबसे पहला स्टेप क्या, फर्स्ट एड किट क्या होनी चाहिए इसकी? बाद में जो लीगल और बाकी सारी चीज़ें हैं वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन पहले क्या करना चाहिए बच्चों को? मतलब अगर उनके साथ कोई भी यौन हिंसा की बात हुई है, ये आप हाँ, कह रहे हैं? यौन हिंसा की नहीं, मतलब किसी आयुष के कहने का ये मतलब है शायद कि अगर मैं किसी रिलेशनशिप में हूं, मैं बहुत यंग हूं, मैं किसी रिलेशनशिप में हूं, वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है फॉर एनी रीजन व्हाट्सोएवर, और उसके बाद जो लड़का है वो, या जो लड़की भी है, कोई भी एक पार्टनर दूसरे के बारे में रूमर्स फैला देता है हाँ, ऑफ सेक्सुअल नेचर, कि ऐसा करेक्ट। किया वैसा किया। तो ऐसी स्थिति में अब यह है कि ये नहीं ये हो चुका है ऑलरेडी, और हो चुकने के बाद इससे कैसे डील किया जाए, ये शायद आयुष का सवाल है। जी, यही है बिल्कुल। एक्चुअली रियली टफ। कि हर चीज के लिए ऐसा एक सोल्यूशन होना, बट सर्टेनली आई व्हाट आई थिंक अबाउट इट इज कि ये जो र्यूमर्स फैलाने वाली बात, खासकर मैं फिर से, आप कहेंगे कि ये तो मर्दानगी के फ्रेमवर्क से बाहर आ ही नहीं रही है, वो लेकिन कमेंट्स में आपको दिखेगा नीचे, मैं बता रहा हूँ कि आप तो लड़कों को ही सब सिखा रहे हैं और लड़कियों को आपने कुछ बताया नहीं, ये आने वाला आपने कितना भी कुछ बता दिया इसके बाद भी। सो मैं ये कहूंगी कि देखिए, ये दोनों के ही अगेन परसेप्शंस जो हम पहले बात कर रहे थे, जहां पर मैं वापस ले जाना चाहूंगी कि जेंडर रोल्स में लड़कियों से क्या एक्सपेक्टेड होता है। लड़कियों से एक्सपेक्टेड होता है कि वो अपनी सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन को, एक तो अपने पार्टनर्स, अपनी सेक्सुअल डिजायर को अपने पार्टनर से एक्सप्रेस नहीं करें, उस पर इनिशिएटिव नहीं लें। दूसरा, अगर उन्होंने कुछ भी सेक्सुअली एक्सप्लोर किया है तो वो पब्लिक नहीं हो, खासकर इफ इट इज आउटसाइड ऑफ द डोमेन ऑफ मैरिज, राइट? यही नॉर्म है हमारा। अब इसी नॉर्म के आधार पे ये भाव धारणाएं बनती हैं कि अगर मैं इस लड़की के बारे में ये सब फैला दूं तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? और लड़ इससे सर्टनली स्टिग्मा और एक हार्म लड़की को लाने का, लाइक साइकोलॉजिकल हार्म पहुंचता है। पर बॉयज ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बॉयज ऐसी मानसिकता के साथ में पैदा हो गए हैं, जैसे ही वो पैदा हुए थे ये मतलब उनके दिमाग में चिप लगा दिया गया था कि तुम ये हरकतें करोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सो बॉयज वहां से ये धारणा आती है। अगर आप फिर से मर्दानगी के बेस में जाएंगे, आपको अपने आप को सेक्सुअल परफॉर्मर के रूप में अगर कहीं पर भी दिखाने का मौका मिलता है, तो अगर आप अपने आप को
दिखाएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के साथ में यौन संबंध रख सकते हो और उनको सेटिस्फाई कर सकते हो, अगर इस तरह की बातें आप बॉयज़ ग्रुप में करते हो तो आपको देखा जाता है कि हाँ ये है असली मर्द। और उसको जैसे है ना कि वो कहते हैं कि कल तो देखो तुम्हारे भाई ने 4 बोतल पी ली, और एक लड़का है जो पीने की कोशिश, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पीना है, उसे कहेंगे यार क्या बात कर रहा है तू, माहौल खराब कर रहा है। इस तरह के आई थिंक कुछ स्टैंड अप कॉमेडीज भी रिसेंटली हुए हैं, बहुत अच्छे मुझे लगे। तो अरे माहौल खराब वो नहीं कर रहा है, आप खराब कर रहे हैं उसको फोर्स करके, प्रेशराइज करके, राइट। तो वही है यहाँ पर भी कि वो प्ले आउट, बॉयज ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो अपनी मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी प्ले आउट कर रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि उसके हार्म्स क्या है। ये इंसिडेंट भी वैसे ही है मैस्कुलिनिटी प्ले आउट करने का, जैसे कि यहाँ तो है कि आप र्यूमर फैला दिए कि आपने इतनी सारी गर्ल्स, आपने उस लड़की के साथ रिश्ता बनाया और वो बदनाम हो गई। इसी तरह के बिहेवियर्स में है कि देखो हमने इतना सारा शराब पी ली, हाँ, या फिर मैं मैं तो 200 की स्पीड पे गाड़ी चला के आया लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, हाँ, और ऐसा लग रहा था कि बस उड़ जाएंगे। या फिर हम लोग इतना स्पीड पे गए कि दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने पे हम इतना तेज पहुंच गए, फ्लाइट भी नहीं पहुंच सकती, ओवर स्पीडिंग। या फिर मल्टीपल अनसेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखना, राइट, उसके बारे में भी बोस्ट करना कि ये भी किया है वो भी। तो बॉयज ये करते हैं और बोस्ट भी करते हैं। तो अगर गर्ल्स ये करती भी हैं, अगर उनको कोई मौका भी मिलता है, इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड ऑफ देम कि वो इस बारे में ना कहें। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन आती है वेर यू ट्राई टू हार्म द गर्ल्स बाय स्टिग्मेटाइजिंग हर मोर, by again using your male privilege. So again I would say it is not again the fault of individuals, लड़कों का फॉल्ट नहीं है, लड़कियों का फॉल्ट नहीं है। प्लीज इसके अंदर सिस्टम की तह तक जाके देखें, उस पे सवाल उठाएं जो कि इसका कारण है इस बिहेवियर्स का। इंसानों पे सवाल उठाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम इंसानों को क्रिमिनल्स ही बनाएंगे, उनको डिमोनाइज करेंगे, और लीगल सिस्टम से जाने पे भी अल्टीमेटली हम उनको पीनलाइज कर देंगे। पर क्या हम उनके साथ में उनके परसेप्शंस को चेंज कर पाएंगे अगर वो पीनलाइज होने के बाद भी बाहर समाज में आते हैं? ये हमारे बेस मतलब सोच के तह में ये होना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ पेरेंट्स को, टीचर्स को, सभी को, कि पुरुषों लड़कों को ठोक बजा के मर्द बनाने की प्रक्रिया को हमें रोकना चाहिए, बिल्कुल इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मीडिया में भी ये हो रहा है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, फिल्म्स भी अच्छी आ रही हैं, जहाँ पे एक समय बहुत ज़्यादा फिल्म्स होती थी, जैसे मुझे अभी भी याद है कि अंदाज अपना अपना का एक वो डायलॉग बहुत फेमस है कि आप पुरुष ही नहीं, आप महापुरुष हैं। तो आप उसको देखिएगा, रिप्ले करिएगा, तो जितनी बार जितने लोगों को वो कहता है आमिर खान कि आप पुरुष ही नहीं, तो उनका रिएक्शन ये होता है, वो अपने यौन अंग की तरफ देख रहे हैं कि आप पुरुष ही नहीं, और फिर वो कहता है नहीं नहीं आप महापुरुष हैं, फिर वो कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया। तो अगेन मर्दानगी की धारणाएं अलग अलग मीडियम से हम लगातार बॉयज को देते रहते हैं, और उसके बाद जब चीजें गलत हो जाती हैं तो समाज के अलग अलग नॉर्म्स को क्वेश्चन ना करके फिर हम सीधे जाके बॉयज का गला पकड़ लेते हैं कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। एग्जैक्टली फिर उस तरह की बातें चलती हैं कि रेपिस्ट के हाथ काट लेने चाहिए, उनका लिंग काट लेना चाहिए, उनको तुरंत फांसी दे देनी चाहिए, और हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि ये जो सब पीनलाइज करने का सिस्टम डेफिनेटली होना चाहिए, लॉ भी है अपनी जगह पे और जरूरी है, मगर हमें ये भी समझना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। और आयुष, आपकी बात पे एक क्लोजिंग रिमार्क देकर मैं बिल्कुल इसे खत्म करूंगी। आप बात कर रहे थे कि जैसे वो जो आपकी फ्रेंड थी, वो लड़की, वो 4 साल डिप्रेशन में रही। हमें ये भी इसके साथ में जो हेमलता जी ने बोला उसके साथ हमें ये भी देखना जरूरी है कि वो लड़की डिप्रेशन में क्यों रही, क्योंकि उसके अंदर एक शर्म थी एक तरह की कि मेरे बारे में ये चल गया है।
अब लोग क्या कहेंगे, हो सकता है वो रिलेशनशिप बहुत लोगों से, और हो सकता है क्या, जरूर उसने वो रिलेशनशिप बहुत लोगों से छिपा कर रखा होगा, रिलेटिव्स को नहीं पता होगा, पेरेंट्स को शायद ना पता हो, तो वो एक तरह की शर्म से डिप्रेस हुई कि क्या होगा, फलाने मामा को, फलाने चाचा को, फलानी बुआ को, मौसी को पता लग जाएगा, घर पे पता लग जाएगा, और जैसे ही पता लगेगा तो एक तो ये कि वो क्या सोचेंगे, दूसरा ये कि आगे मेरे करियर का क्या होगा, बिकॉज वो तो आपको ग्राउंडेड कर दिया जाएगा, आपको घर के अंदर बंद कर दिया जाएगा, आगे हाँ, बढ़ने और नहीं। एक ये भी कि क्लास के बच्चे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। एग्जैक्टली क्या सोचेंगे, तो इसका जो डिप्रेस होने का जो बेसिक वजह है वो शर्म है बहुत ज्यादा, जो कि अगेन इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, हमने जिसके बारे में इतनी देर से बात की। इसमें आई थिंक एंड इसके बाद हम बातचीत को बंद करेंगे। पेरेंट्स का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपनी बेटी को उस तरह का सेफ स्पेस देंगे तो उसको डर नहीं लगेगा, ना उसको शर्मिंदगी होगी, ना वो डिप्रेशन में जाएगी। और भी बुरे केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि रिवेंज पॉर्न आने के बाद, जो कि रिलेशनशिप खत्म होने के बाद हो गया, या फिर एसिड अटैक लड़के ने कर दिया, उसके बाद में बहुत लड़कियां सुसाइड भी कर लेती हैं। तो अगर आप अपनी बेटियों को उस तरह का सेफ स्पेस देंगे कि नहीं तुम आके हमसे बात कर सकती हो, और ये 17-18 नहीं, किसी भी उम्र में तुम हमसे आके, बहुत सारी औरतें जो शादी में भी पिटती हैं लेकिन घर पे नहीं बताती, तो अगर आप अपनी बेटियों को उस तरीके का सेफ स्पेस देंगे कि वो आके आपसे बात कर सके, और अपने बेटों को इस तरह का सेफ स्पेस देंगे कि वो कम से कम इतना कॉन्वर्सेशन तो आपसे कर सकें कि वो किसी लड़की के लिए आगे ऐसी बातें ना करें, तो मुझे लगता है ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है, और शायद 1-2 जनरेशन्स लगे, लेकिन सॉल्व हो सकती हैं अगर पेरेंट्स इस पे इनिशिएटिव ले। तो थैंक यू सो मच हेमलता, आपने बहुत सारा हमें टाइम दिया, एंड थैंक्स आयुष, हम तो जो घर के बहुत ही हैं। सारे घर के ही हैं लेकिन बहुत सारे वर्क प्रेशर के बीच से आपने, और आपका बहुत फायदेमंद रहा आपका आना, क्योंकि हमें एक मेल पर्सपेक्टिव भी मिला। और तो अंत यही है कि बात करिए, बात करने से बात बनेगी, और कुछ अगर आपके सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कुछ आप ऐड करना चाहें वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप, इसी तरह के और कंटेंट के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।